और इसी के साथ साथ एक धर्म जो भारत में चल रहा था, पहले से ही चल रहा था, उस धर्म ने अपने आप को दोबारा रीअरेंज किया। वो था जैन धर्म। ये दोनों लगभग साथ चले और देश के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये दोनों धर्म क्यों आए, एकदम से समाज के अंदर हाईलाइट क्यों हुए, इन सबको हम पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए, यहां तक केवल हिंदू धर्म चल रहा था, लेकिन यहां आके जैन और बौद्ध दोनों ही जैन हिंदू धर्म से ही निकले हैं। हिंदू व्यवस्थावादी धर्म है, लेकिन इन्होंने कुछ अपने सिद्धांतों में चेंज करते हुए एक नए तरीके से, क्योंकि यहां पर हर चीज संस्कृत में थी जो लोगों के समझ में नहीं आती थी। मान लीजिए कि जीके की क्लास है, मैं फ्रेंच में बोलना शुरू कर दूं, तो आप पढ़ो ना पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं। मैं इसी चैप्टर को चाइनीज में बोलना शुरू कर दूं, आती है मुझे, क्योंकि आपको नहीं आती तो मैं कुछ ही बोलूं, क्या फर्क पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि ये सारा कुछ संस्कृत में था, आम पब्लिक के लिए उबाऊ था, समझ से बात उब जाती है। जब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप बोर तो होंगे। लेकिन ये लोग इस बात को समझ गए, इन्होंने जो हिंदू धर्म के अंदर जो बातें दी गई थी, उनको आम पब्लिक की भाषा में सिंपल तरीके से जनता के सामने रख दिया। और रखने का जो तरीका था वो इतना इजी था कि आम पब्लिक की ये बात समझ में आती गई और लोग यहां से मूव होकर जैन और बौद्ध धर्म की तरफ कन्वर्ट। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसा कुछ किया, उस वक्त के जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, जो शासक वर्ग था, उन्होंने भी इनको पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि ये लोग भी राज परिवार से ही थे, इसलिए उनका सपोर्ट मिला और ये धर्म एकदम से भारत में बढ़ गया। जब ये धर्म बढ़ रहे थे तो उस वक्त भारत के अंदर एक राजनीतिक व्यवस्था वो जबरदस्त तरीके से उभर कर हमारे सामने आ रही थी। उसका नाम था मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक मौर्य। ऐसा इसलिए है कि इस राजवंश ने भारत के छोटे छोटे राजवंशों को जीतकर पूरे भारतवर्ष पर एक छत्र राज किया। इसीलिए भारतीय इतिहास में यह महत्वपूर्ण हो गया। और ये जो राजवंश है ना, इसका समय माना जाता है 321। वैसे तो 319 ही माना जाता है, 321 ईसा पूर्व से 183 ईसा पूर्व तक की घटना है। यानी कि मौर्य वंश तक अभी भी घटनाएं ईसा मसीह के जन्म से पहले की ही हैं, लेकिन हमारे पास रिटर्न में है। हमने जो 3 सोर्सेज देखे थे, जो पुरातात्विक स्रोत देखे थे, उन सबके अंदर ये जो पार्ट है कहीं ना कहीं टच करते आ रहे हैं। इनके हमारे पास प्रमाण है, इसलिए इतिहास का हिस्सा है। यहां पर इस राजवंश के बाद यहां से देश के अंदर एक राजनीतिक व्यवस्था में बहुत बड़ा चेंजिंग आया जो हमारे सामने। यहां से हमने इस देश की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, इन सब का रिटर्न में प्रमाण होते हैं। यहाँ के हमारे पास अवशेष है, यहाँ के हमारे पास इमारतें हैं, यहाँ के हमारे पास मूर्तियां हैं, इस तरह के हमारे पास पॉइंट्स हैं जो उस वक्त की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी व्यवस्थाओं के बारे में खुलकर हमें बताते हैं। इसी मौर्य वंश के बाद 183 ईसा पूर्व में बृहदरथ की पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके, जिसका सेनापति था, वो इनके राजवंश का 14वां शासक था, एक रात उसकी हत्या करके मौर्य वंश की समाप्ति कर दी और शुंग वंश की स्थापना। भारत एक बार फिर छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो, छोटे छोटे राजवंश अपने अपने स्थापित। उस पार्ट को बोलते हैं पोस्ट मौर्य एज, उत्तर मौर्यकालीन इतिहास, मौर्योत्तर काल का। लेकिन इनके तकरीबन कई सौ सालों बाद भारत के अंदर एक और राजवंश ने राज किया जिसका नाम था
गुप्त राजवंश। और इसका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 321 ईसा पूर्व से 465 ईस्वी तक। 321 से 465 ईस्वी तक। अब देखिए, ये पहला राजवंश है, भारत का इतिहास का पहला ऐसा पार्ट है जो एडी में आ गया है, ईस्वी में आ गया है। यानी कि गुप्त राजवंश की जो घटना है वो ईसा मसीह के जन्म के 321 साल बाद घटित हुई। और ये इतिहास में क्यों आया? क्यों? क्योंकि इसने एक बार फिर मौर्य काल के बाद पूरे भारत को एक माला में फिर पिरो दिया। ब्राह्मण धर्म यहां पर आकर एक बार फिर अपने टॉप पर। हम लोग बार बार कई बार हम बातें करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया है, सोने का देश है, दूध की नदियां बहती। दूध की नदियां का मतलब ये नहीं कि वास्तव में नदियों में दूध बहता था, कोई सोने की चिड़ियाएं उड़ती थी, ऐसा नहीं। ये वो गुप्त काल है जहां हर आदमी आर्थिक समृद्धि से परिपूर्ण था। उसकी जो डिमांड थी उससे ज्यादा उसके पास सोर्स ऑफ इनकम थी, हर आदमी के पास। देश में शांति थी क्योंकि पूरा देश एक ही राजवंश के हाथों में था। सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था सारी की सारी एक सिस्टमेटिक ढंग से चल रही थी। एजुकेशन बहुत हाई थी। इसी कारण इस समय को भारत देश को सोने की चिड़िया का देश कहा गया। लेकिन यहां पर उनकी पॉलिटिकल व्यवस्था में कुछ चेंजिंग आई, जब हम गुप्त काल करेंगे तब उसके अंदर पढ़ेंगे। और 465 के बाद में ये भी एकदम से समाप्त हो गया। लेकिन सामाजिक व्यवस्थाएं एज इट इज ही बनी रही। इसीलिए गुप्त साम्राज्य के बाद जो अगला राजवंश आया था उसका नाम हम कहते हैं उसको उत्तर गुप्त का। इसका टाइम माना जाता है 606 से 642 ईस्वी तक। इसमें केवल एक ही शासक को पढ़ा जाता है जो इंडिया जीके के हिसाब से, उसका नाम है हर्षवर्धन, जिसके समय में बहुत प्रसिद्ध यात्री आया था हेनसान, चीनी यात्री था हेनसान। ये इसी उत्तर गुप्त काल के दौरान आया। सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं लगभग वैसी थी, थोड़ी सी चेंजिंग आई थी। लेकिन ये उत्तर गुप्त काल इतिहास में इसलिए आ गया क्योंकि इसने एक बार फिर आधे से ज्यादा इंडिया को एक ही माला में पिरो दिया। लेकिन इसके बाद भारत के अंदर हर्षवर्धन की 647 में इसकी मृत्यु के बाद भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष छिड़ गया। राजा शासक लोगों ने अपने अपने राज स्थापित कर दिए, वो समाप्त हो गए। भारत में फिर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो गया। और 712 ईस्वी में पहली बार अरबों ने अटैक किया और भारत में मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत।